Okay, my dear students, very good morning and welcome you all to my channel Productive Study Social Science with Sheetal Ma'am, targeting CBSE board examination. आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं आपका थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ से जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम स्टडी करने वाले हैं, मनी। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ दो टर्म्स का यूज हुआ है ना, मनी एंड क्रेडिट। तो ये क्रेडिट क्या चीज है वो भी हम समझेंगे, मनी क्या है और क्रेडिट क्या चीज है वो हम समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में आप जो करने वाले हो वो है कि ये मनी एक्चुअली आया कहाँ से, हाउ डिड दिस मनी ओरिजिनेट, ऐसा क्या सर्कमस्टांसेस थे हमारे सिस्टम्स में, इकोनॉमिक सिस्टम्स में, कि मनी की हमें जरूरत पड़ी। उसके बाद हम समझेंगे कि जो मनी है वो मतलब हम क्या सिर्फ रियल मनी के फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं या और भी किसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आप देखिए, आज हम कैशलेस इकोनॉमी में डील कर रहे हैं, डिजिटल मनी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ कैसे हुआ, राइट? उसके बाद हम देखेंगे कि मनी हम हर वक्त साथ तो नहीं लेके चलते, कहीं ना कहीं तो रखते हैं ना सेविंग्स के फॉर्म में। तो क्यों हमें बैंक जो है इस तरीके की फैसिलिटीज देता है कि वो हमारे मनी को जो है अपने पास सेव करके रखे। उसके बाद हम समझेंगे कुछ जो लोन एक्टिविटीज होती है लोगों की, वो बैंक किस तरीके से करता है, और लोन के अलग अलग सोर्सेज के बारे में हम जानेंगे, जिसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज की ड्रॉबैक्स को देखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। और उसके बाद हम एक ऐसे मतलब इसकी सॉल्यूशन को निकालेंगे जो कि SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम जानेंगे, राइट? तो बेसिकली हम मनी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज few questions that you need to answer before doing this chapter, कि मनी जो है वो है क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों जरूरत पड़ी हमें एक ऐसे किसी मीडियम की, किस तरीके से मनी का जो है जन्म हुआ, और बार्टर इकोनॉमी क्या है। वैसे तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपका यहाँ इस बार्टर इकोनॉमी में पड़ा है। क्लियर? सबसे पहले हम समझते हैं कि बार्टर इकोनॉमी होती क्या है। बार्टर इकोनॉमी आप देखिएगा कि जब पहले के टाइम पे, आपने वो मूवी देखी है ना ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो, राइट? तो उसमें आप देखिए इस तरीके से डील होता था। बार्टर इकोनॉमी चल रही है यहाँ पे। तो बार्टर इकोनॉमी क्या है? जिसमें किसी मीडियम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बार्टर इकोनॉमी का मतलब है व्हेन द एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है या व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, लेकिन वहां पे सिर्फ कमोडिटीज एक्सचेंज की जा रही है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज मिल रही है, उसे कहते हैं बार्टर इकोनॉमी। यहाँ पे देखिए ये वीट है, वीट के बदले में शीप, शीप के बदले में वीट। क्लियर? इस तरीके से आप देखिए लोग भी यहाँ पर एक दूसरे की चीजें ले रहे हैं, एक दूसरे को अपनी चीज दे रहे हैं, तो ये बार्टर इकोनॉमी है। दैट मीन्स दैट पर्सन ए इज सेलिंग कमोडिटी 1 टू पर्सन बी हु इज सेलिंग कमोडिटी 2। क्लियर? इनके बीच में जो ये एक्सचेंज हो रहा है ये आपकी बार्टर इकोनॉमी थी। तो बार्टर इकोनॉमी में ऐसा कौन सा डिफॉल्ट था कि हमें मनी की जरूरत पड़ी? क्लियर? दूसरा क्वेश्चन जो था आपका वो है कि व्हाट इज मनी, ये क्लियर हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? तो बार्टर इकोनॉमी का डिफॉल्ट हम समझेंगे जिसने मीडियम ऑफ एक्सचेंज को जन्म दिया। बार्टर इकोनॉमी मींस गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। मेजर प्रॉब्लम दैट अकर्ड इन द बार्टर इकोनॉमी, बार्टर इकोनॉमी की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज की हमें जरूरत पड़ी, राइट? Barter of economy was the transaction only took place in if there were डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब आप इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को समझिए कि बार्टर इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हम एक ऐसे मीडियम को ढूंढ रहे थे जिससे हम ट्रांजैक्शन कर सके इजीली, तो वो प्रॉब्लम थी आपकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है
कि जैसे सपोज कीजिए दो लोग हैं ए एंड बी, ए ने प्रोड्यूस किया है 1, बी की प्रोडक्शन है 2 की, लेकिन इनके बीच में ट्रांजैक्शन तभी होगी जब ए की डिमांड होगी 2 की और बी की डिमांड होगी 1 की। जो मैंने अगर व्हीट बनाया है और आपने राइस बनाए हैं, तो हमारे बीच में ट्रांजैक्शन तभी होगी जब मुझे आपके राइस चाहिए और आपको मेरा व्हीट चाहिए। जब आपको व्हीट की डिमांड होगी और मुझे आपके राइस की डिमांड होगी, तभी हमारे बीच में एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी होगा, ट्रांजैक्शन हो पाएगी। इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल मींस दो लोगों को एक दूसरे की चीजों की जरूरत है, तभी उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो पाएगी। इज इट क्लियर? तो ये आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है आता है। बार्टर इकोनॉमी को डिफाइन करना 1 मार्क 2 मार्क में आ सकता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। Which means that if A and B are two sellers as well as purchaser, their transaction will be successful only if A want what B is selling and B want what A is selling. So there is no mutual demand between both of them, then transaction will not take place. समझ आई बात आपको? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, आपको वो चाहिए जो मेरे पास है, तभी हमारे बीच में एक ट्रांजैक्शन हो पाएगी। ये बार्टर इकोनॉमी की प्रॉब्लम थी, जिससे कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इज इट क्लियर? देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ मनी। मनी मतलब मीडियम ऑफ मनी को हमने क्यों मीडियम लिया वो हम बाद में देखेंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की हमें जरूरत पड़ रही थी। अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके बदले में आपको ना मेरे राइस लेने पड़े, मुझे ना आपका व्हीट लेना पड़े। अगर मुझे जरूरत नहीं है तो मैं आपके राइस नहीं लूंगी, और आपको जरूरत नहीं है तो आप मेरे से व्हीट मत लीजिए, राइट? लेकिन बदले में हम कुछ ऐसा दे सके जिसकी वैल्यू हो, ताकि वो हमारी ट्रांजैक्शन भी पूरी हो जाए और हमें एक दूसरे की कमोडिटी की अगर जरूरत नहीं है तो हम वो खरीद भी नहीं रहे हैं। क्लियर? मार्केट में इतने सारे सेलर्स हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार आप मुझे से खरीदोगे मैं आप ही से खरीदूंगी। जहां मेरे को मेरी चीज मिल रही होगी मैं वहां से खरीदूंगी, लेकिन बदले में वो इंसान भी मुझसे कुछ खरीदे, ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ रही थी जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसका कोई मतलब इंपॉर्टेंस हो सोसाइटी में, जिसके बदले में हम कुछ भी ले सके। तो ये था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टली मनी नहीं आया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो डायरेक्टली मनी की फॉर्म में नहीं आया। पहले जो है लोग आपके जो सीशेल्स होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत रेयर होते हैं, क्लियर, तो उसकी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। आपके पास लाइव स्टॉक है, जैसे लोगों के पास पशुधन होता है, आपके पास कोई जमीन है, या फिर जैसे जैसे डायनेस्टिक रूल शुरू हुआ तो राजा महाराजाओं ने, क्योंकि तब तक हमें काफी सारे मेटल्स का पता चल गया था ना, तो जिन मेटल्स की इंपॉर्टेंस रखी जाती थी, ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, उन मेटल्स के जो है कॉइन्स सर्कुलेट करने शुरू कर दिए। तो अब ये कॉइन जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होना शुरू हो गया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है कि आपको राइस चाहिए, आपने राइस ले लिए, बदले में आपने मुझे कॉइन्स दे दिए, और जरूरी नहीं है कि आप राइस के साथ साथ आपको मेरे से भी कोई ना कोई कमोडिटी लेनी पड़ेगी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से अब ट्रांजैक्शन जो है वो इजीली अकर कर रही थी लोगों के बीच में, विदाउट अकरेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का होना जरूरी नहीं था ट्रांजैक्शन होने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरीके से आपका ओरिजिन हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, और धीरे धीरे हम यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रेवल किया। ये हमारी प्रेजेंट करेंसी है, डिनोमिनेशन 1 का अभी चल रहा है, लेकिन कॉइन जो है उसकी शक्ल जो है काफी हद तक बदल चुकी है। इज इट क्लियर? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि हम किसी वैल्यूएबल कमोडिटी के बदले में जब कुछ भी खरीद पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं, तो उसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ऐसे ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारी कंट्री में रहा हमारा मनी, जो कि हमारा मनी है, उसको हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में एक्सेप्ट किया। इज इट क्लियर?
अब आप कंट्री के किसी भी पार्ट में जाओगे, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपको ये 100 रुपए के बदले में ये चीज नहीं मिलेगी। आपको वो चीज मिलेगी 100% मिलेगी, क्योंकि आप इंडियन करेंसी में ही तो खरीदना चाह रहे हो ना। नेक्स्ट आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के साथ इसको आपने थोड़ा सा एसोसिएट करना है कि मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज ले लिया, उससे हमारी ट्रांजेक्शन इजी हो गई। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसा क्या है मनी में कि उससे मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है। आप देखिए, मनी है अल्टीमेटली वो हम एक मशीन ही तो है जो मनी बना रही है, तो वो मशीन हम अपने घर पे लगा लेते हैं, हम मनी बनाना शुरू कर देंगे। हमें क्यों हमें हर वक्त, आप देखो कई बार प्रॉब्लम होती है ना, छुट्टे पैसे नहीं मिल रहे, तो हम 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 3 रुपए का नोट, 4 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, हम सारे ही नोट क्यों नहीं छापते। एक से लेकर एक के बाद हम 10 का नोट छाप रहे हैं, 1 का कॉइन होता है, 2 का कॉइन होता है, 5 का कॉइन होता है, 6, 7, 8, मेरा मन कर रहा है कि मैं 6, 7, 8 का भी कॉइन बनाना शुरू कर दूं, तो उसके लिए मेरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही लगेगी ना, कि मुझे एक मशीन ही तो घर में लानी है, तो मैं क्यों ना मनी छापना शुरू कर दूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? इसका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट किया गया है मनी को। बिकॉज दिस मनी दैट इज बीइंग प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये मनी जो है ये गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है, और इसके पीछे लीगल सैंक्शन आपकी गवर्नमेंट की है। मैं छापूं, मेरा जो मन करे मैं वो करेंसी छापूं, हु एम आई, मेरी अथॉरिटी क्या है कि मैं पैसे नोट छाप रही हूं। क्यों कोई लोग माने कि जी ये मेरे घर में छपे हुए नोट भी आपको कुछ ना कुछ दिला सकते हैं। इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है जो आपकी कंट्री को रूल करती है, तो इस मनी के पीछे जो है गवर्नमेंट की सैंक्शन है, गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज किया है, इस कागज के टुकड़े को ऑथोराइज किया है कि आप इसके बदले में कुछ भी ले सकते हो और कुछ भी खरीद और बेच सकते हो। इज इट क्लियर? तो why money is accepted as a medium of exchange? Because it has been legitimized, it has been authorized, it has been sanctioned by government. अब आप एग्जाम्पल देखिए इसका, पीछे डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, एक डिनोमिनेशन थी जिसको खत्म कर दिया गया। लोग इतने बौखला क्यों रहे थे, इतना क्योस क्यों हो गया था कंट्री में? क्योंकि जब वो डेट आ गई थी कि इस दिन से इस पर्टिकुलर करेंसी की, इस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन की वैल्यू नहीं रहेगी, तो वो चाहे आपके बैंक में कितने ही पड़े रहे हो, अगर उसको गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद इसको पैसा कंसिडर नहीं करेंगे, रुपीस कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू खत्म कर दी गई है, इसे डीमोनेटाइज कर दिया गया है, तो आपके बैंक में चाहे वो करोड़ों की डिनोमिनेशन पड़ी रहे, वो सिर्फ आपके खाली कागज रह जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएंगे। इज इट क्लियर? तो उसी चीज की इंपॉर्टेंस होती है जिसके पीछे गवर्नमेंट की सैंक्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ योर कंट्री। तो जो बात गवर्नमेंट ने कह दी कि ऐसा है, तो वो है। अब जरूरी नहीं है कि नोट, अब आप देखो ना, नोट के कागज तो, उसके पैटर्न्स तो बदले जा रहे हैं ना, लेकिन कौन बदल रहा है? किसी के घर में तो नहीं बदल रहे, गवर्नमेंट बदल रही है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है आरबीआई के साथ कि कौन सा नोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। उसके अलावा जितने भी आपके पास पुराने नोट है, वो आज चलते क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अब सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। तो मनी एज अ मीडियम एक्सचेंज इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज किया है। इज इट क्लियर? राइट, आपको क्लियर हो गया कि मनी एज अ मीडियम क्यों हम उसको, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने क्यों एक्सेप्ट किया है, राइट? गवर्नमेंट की अथॉरिटी की वजह से। अब आप ये तो समझ गए कि पैसे की जो है वो बहुत वैल्यू होती है, और क्यों वैल्यू है उस पैसे की, आपको ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि डिपॉजिट्स विद द बैंक क्या होता है, डिपॉजिट विद द बैंक का मतलब क्या है। आपका नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो आप देखिए, आपकी जितनी इनकम है, आपको जितनी सैलरी मंथ में मिल रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमें वो सारा का सारा पैसा एक साथ उसकी ज़रूरत रहती है, या हम सारा का सारा पैसा ऑन द स्पॉट ख़त्म कर देते हैं। हम अपने पैसे को सेफ भी रखते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। बच्चे हैं तो बच्चों के फ्यूचर को भी सिक्योर करना है। बहुत सारे लाइफ में ऐसे काम होते हैं जिनको करने के लिए आपको काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत होती है, और उसके बाद आपको अपने मेडिकल इमरजेंसीज के लिए भी पैसा जो है वो सेव करना जरूरी रहता है, राइट?
तो ऐसे में अब आप देखो, क्योंकि सभी को तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा जो है एक बहुत इनसिक्योर कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है कि पैसे को कभी भी कोई भी आपसे ले सकता है, चुरा सकता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपने मनी को, जिसकी हमें जरूरत नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, हम उसे बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं। इसे कहते हैं डिपॉजिट्स विद द बैंक। डिपॉजिट्स विद द बैंक क्या होता है, जो हमारी सेविंग्स की फॉर्म में पैसा जमा है बैंक में, उसे कहते हैं डिपॉजिट्स विद द बैंक। At point of time, people need only some currency of their day-to-day need. For instance, worker who receive their salaries at the end of the month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash? तो इस extra cash के साथ क्या करते हैं, उन्हें हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं और हम उन्हें बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक्स क्या होते हैं, बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने बैंक्स को अपने कैश को एक सेफ तरीके से रखने के लिए। आप हर जगह तो नहीं, आपने 10 जगह जाना है एक दिन में, आप हर जगह तो नहीं अपना 10 लाख का बैग लेके चले रहोगे ना कि भाई मेरा कैश तो मेरे साथ साथ ही चलेगा, वो कभी भी आपसे छीना जा सकता है, कोई भी उसको लूट के ले जाएगा। तो बैंक्स एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपको ये फैसिलिटीज देते हैं कि आप सेफली सिक्योरली अपना पैसा हमारे पास बैंक में रख सकते हैं। बैंक को क्या फायदा इसका, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें क्या फायदा है बैंक में रखने का, हमारा पैसा है, हम बैंक में रख रहे हैं, क्लियर। लेकिन हमें इसके बदले में बैंक एक बेनिफिट भी देता है। बैंक हमारे को हमारी सेविंग्स पे, मतलब हमारे जो डिपॉजिट्स विद द बैंक है, उन पे हमें इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट क्यों देता है, क्योंकि पैसा जो है वो हैंड एक्सचेंज करता है। हमारे पास अभी इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो हमने इसे बैंक में रख दिया, बैंक इसको किसी और को देगा जिसको जरूरत है, और बदले में हमें बैंक इंटरेस्ट देता है। तो ये हमारी इनकम होती है जो हमें हमारी सेविंग्स पे मिलती है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पॉइंट है इसमें, वो है डिमांड डिपॉजिट्स, के जो हमारे ये बैंक में पैसा हमने सेव किया है, जिन्हें हम सेविंग्स कहते हैं, इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। और वाई इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि हम जब भी हमें जरूरत पड़ती है तब हम इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, हम अपने डिपॉजिट्स को कभी भी बैंक से डिमांड कर सकते हैं, इसलिए इन्हें डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। डिपॉजिट्स विद द बैंक जो हमारी सेविंग्स है, हमारी सेविंग्स पे बैंक हमें देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक कुछ परसेंटेज डिसाइड करके हमें इंटरेस्ट मिलता है जो हमारी सेविंग्स पे के ऊपर हमारी अर्निंग्स होती है, और जब कभी भी हमें इस पैसे की जरूरत होती है तो हम इसको जो है डिमांड कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। इज इट क्लियर? दूसरा आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनदर फंक्शन ऑफ डीडी। डीडी मीन्स डिमांड डिपॉजिट, राइट, डिमांड डिपॉजिट्स। इनका और क्या फंक्शन होता है, हमने शुरू में किया था ना मनी एंड क्रेडिट, तो मनी क्या है, क्रेडिट क्या है, उसका डिफरेंस आप यहाँ से समझेंगे। मनी इज द रियल मनी, जो आपकी नोट है, कॉइन्स है, जब आप किसी को पेमेंट कैश में कर रहे हो वहां पे आप रियल मनी का यूज कर रहे हो, वो मनी का कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको आप कहोगे कि मेरे पास मनी है, पैसे हैं, राइट। लेकिन जब आप अदर मेथड्स को यूज करते हो, जैसे कि आपका डीडी होता है, आपका चेक होता है, आपकी आरटीजीएस होती है, आपकी एनईएफटी होती है, आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं तो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है, आप स्कैनर से पे करते हो, आप गूगल पे करते हो, पेटीएम पे करते हो, ना जाने कितने मेथड्स ऑफ पेमेंट हैं, उसमें आप डायरेक्टली कैश को यूज नहीं कर रहे हो, आप क्रेडिट को यूज कर रहे हो। क्रेडिट क्या है, आपके ये डीडीज, आपके चेक्स जो हैं, वो एक प्रॉमिस है कि आप जिसको आपने पैसे देने हैं उसको आप एक प्रॉमिस के फॉर्म में आप इसको यूज कर रहे हो कि विद दिस चेक और विद दिस डीडी आई एम प्रॉमिसिंग टू पे दिस अमाउंट टू यू, इतनी डेट को, या आपके बैंक अकाउंट में मैं डायरेक्टली ये पैसे इस प्रॉमिस नोट के साथ जो है मैं आपको वो दे रहा हूं। तो जब हम कैशलेसली ट्रांजैक्ट कर रहे हैं वो क्रेडिट होता है, जहां हम रियल मनी को यूज कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन आपकी मनी में कहलाती है, मनी एंड
क्रेडिट। इज इट क्लियर? जब हम कैशलेस डील कर रहे हैं तो वो क्रेडिट है। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट। चेक क्या है? चेक भी एक तरह का क्रेडिट नोट है। डीडी का ड्राफ्ट भरते हो ना, डीडी भरते हैं बैंकिंग में, आपने बैंक्स में देखा होगा किस तरीके से डीडीज भरे जाते हैं। विड्रॉल के डीडीज भी होते हैं, डिपॉजिट का डीडी ड्राफ्ट भी होता है। तो आप उसको भर रहे हो, वो एक तरह के प्रोमिसरी नोट है जो बैंक को आप दे रहे हो। सपोजिंग चेक है, मुझे किसी को पेमेंट करनी है, मैं डायरेक्टली नहीं जा सकती, मेरे पास पैसे मैं कैरी नहीं करना चाहती, तो मैं घर बैठे बैठे मैंने या तो ऑनलाइन पे कर दिया या फिर एक चेक पे मैंने डिटेल्स फिल कर दी। तो चेक जो है मेरी तरफ से एक ऑर्डर है बैंक को कि आप इस इंसान को मेरे अकाउंट से इतने पैसे दे दो। तो जब हम कैशलेसली डील कर रहे हैं दैट इज क्रेडिट, और जब हम रियल मनी में डील कर रहे हैं वो है मनी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो डीडी के और फंक्शंस कौन से होते हैं? आप देखिए, चेक, राइट? चेक जो है, दिस इज द फैसिलिटी विच लेंड्स it the essential characteristics of money, that the medium of exchange. You would have heard of payments being made in the check instead of cash. For payment through check, the payer who has an account, the facility of check against the demand deposit make it possible to directly settle the payment without use of cash. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with the currency, they constitute money in the modern currency. आप ये देखिए, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर चेक। क्लियर? अब इस चेक के कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको फिल करना बहुत जरूरी है। खाली चेक की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसमें आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, उस इंसान को जिसको आपने उतनी पेमेंट करनी है उसका नाम होना चाहिए, इन द फेवर ऑफ, किसको देना चाह रहे हो आप। आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा, अमाउंट आप इन वर्ड्स भी लिखते हो, इन फिगर्स भी लिखते हो, ताकि आप जो बैंक पर्सन है उसको श्योर रहे कि जो यहाँ लिखा है जो यहाँ लिखा है वो दोनों सेम अमाउंट है। नहीं तो कई बार गड़बड़ी हो जाती है। डेट है, किस डेट को आप चेक देना चाहते हो, यहाँ पे कुछ एक डिटेल्स रहेगी जो आपकी बैंक की ब्रांच से रिलेटेड रहते हैं, कुछ एक कोड नंबर्स रहते हैं यहाँ पर जो कि बैंक वालों को बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे, आपके सिग्नेचर्स रहेंगे यहाँ पर। तो ये आपका चेक है, ये आपका अकाउंट नंबर दिया हुआ है कि किस अकाउंट से इतना सम बाहर जा रहा है, किस अकाउंट से ये पेमेंट हो रही है। और इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए नाम लिखा है आपने कि इस इंसान के बैंक में जो है, अकाउंट में जो है मुझे इतनी पेमेंट डालनी है। तो ये चेक जो है ये फैसिलिटी आपको दे रहा है कि हर वक्त आपको कैश को अपने साथ लेकर नहीं जाना है, आप बैंक के थ्रू जो है आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो इन चेक्स के थ्रू, विड्रॉल्स के थ्रू, डिपॉजिट चेक्स के थ्रू, आरटीजीएस, एनईएफटीज और आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू आप बैंक को एक ऑर्डर दे रहे हो कि फलाने फलाने आदमी के अकाउंट में मेरे अकाउंट से इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। तो इन सबको भी हम मनी ही कंसिडर करते हैं, मतलब ये हमें मनी की फैसिलिटी दे रही है, ये हमें क्रेडिट में डील करने की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो इनको भी हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान के चलते हैं। इज इट क्लियर? इसका क्या बेनिफिट है कि हर जगह आपको अपना कैश साथ में लेकर नहीं चलना है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? यहां तक आपको समझ में आ गया। लोन हमने कैश के बारे में पढ़ा, मनी के बारे में पढ़ा, डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स क्यों उन्हें कहा जाता है, मनी एज अ मीडियम, मनी कहाँ से इवॉल्व हुआ, मनी एज अ एक्सचेंज क्यों माना जाता है, और बार्टर सिस्टम, ये सारा हमने जो है हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, इनकम सोर्स ऑफ बैंक। इसको क्यों कहा गया है इनकम सोर्स, ये हम जानेंगे। लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक में हम सबसे पहले समझेंगे, देखो क्या है कि आपने जो अपनी सेविंग्स बैंक में जमा कर दी है, राइट? आपने जो अपनी सेविंग्स बैंक में जमा कर दी है उसकी आपको, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, बैंकर्स भी ये अज्यूम करके चलते हैं, जो डिपॉजिट कर रहा है वो भी ये अज्यूम करके चलता है कि इस पैसे की मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो हमने वो सेविंग के तौर पे बैंक में रख दिया है। क्लियर? अब बैंक उस पैसे का क्या करेगा और क्यों करेगा, ऐसा क्यों करता है बैंक, बैंक को इन सब से क्या फायदा मिल रहा है। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के थ्रू
या एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। आप देखिए, ये है आपका बैंक, ओके, दिस इज द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यहां पर मेरे पास कुछ सेविंग है, तो आई वॉन्ट टू डिपॉजिट इट इन द बैंक इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, मेरी सेविंग्स। इज इट क्लियर? आई एम द डिपॉजिटर, राइट। अभी मेरे को इस पे क्या फायदा हो रहा है? बैंक भी तो रिस्क में आ रहा है ना, बैंक भी तो लूटे जा सकते हैं, लेकिन इनके पास प्रॉपर मेजर्स हैं, सिक्योरिटी है पूरा आपके अमाउंट को सेफ रखने के लिए। तो मैंने जो सेविंग्स यहाँ पर जमा करवा दी है, वो सेविंग्स बैंक में पड़ी रहेगी और बदले में मुझे मिलेगा एक इस पे इंटरेस्ट, राइट। मुझे इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मेरी इनकम है। अपने पैसे को बैंक में सेव रखने पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मेरी इनकम है। अपनी सेविंग्स के साथ साथ मुझे कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट भी मिल रहा है। लेकिन ये इंटरेस्ट मुझे मिल क्यों रहा है? बैंक मेरा ही पैसा अपने पास रख रहा है, अपने आप को अनसेफ कर रहा है और बदले में मुझे ही इनकम दे रहा है। तो मुझे इंटरेस्ट क्यों दे रहा है बैंक? क्लियर? अब इस बात को समझो। यहाँ पर पैसा जो है बैंक के पास पड़ा रहता है, पूरा पैसा पड़ा रहता है या कुछ अमाउंट होता है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो बैंक जो है इस पैसे को दे देगा फर्दर, किसको देगा? जो बोरोवर्स हैं। इज इट क्लियर? जो पैसा बोरो करने आए हैं लोन के लिए, जिनको पैसे की जरूरत है। तो बैंक जो है एक मीडियम है, जिनके पास पैसा है डिपॉजिटर्स और जिनको पैसों की जरूरत है बोरोवर्स, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है कि जिनके पास पैसा है उनको जरूरत नहीं है अभी, तो बैंक उनसे पैसा लेके उनको दे रहा है जिनको जरूरत है। इज इट क्लियर? अब ऐसा क्यों कर रहा है बैंक? आखिर बैंक को मिल क्या रहा है? क्लियर? तो अब आप इस बात को समझिए कि बैंक ने जो हमारी सेविंग लोन के तौर पे दी है, जब ये बोरोवर आपका लोन वापस करेगा तो वो प्रीमियम अमाउंट से कुछ परसेंटेज ज्यादा लोन वापस करेगा, जो कि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। अब सपोज करो कि इस आदमी ने 2 लाख रुपए जो है वो बैंक से लोन लिए हैं, लेकिन उसने वापस किया 2,75,000। इज इट क्लियर? 2,75,000 रुपए उसने वापस किया। तो ये 75,000 जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसको पे करना पड़ा, इसलिए क्योंकि वो किसी और के पैसे इस्तेमाल कर रहा था। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक क्या करेगा? 75,000 में से 50,000 जो है वो अपने पास रख लेगा और बाकी के 25,000 जो है वो उसको दे देगा जिसकी सेविंग्स थी। तो वो हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रही है। समझ आई आपको बात? बैंक जो है एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है डिपॉजिटर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में, जिनके पास पैसा है लेकिन उन्हें अभी जरूरत नहीं है, और उनको उनसे पैसा लेके उनको दे रहा है जिनके पास पैसा कम है और उनको लोन की जरूरत है। और बदले में क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ले रहा है उस लोन पे। उस इंटरेस्ट से अपने लिए भी कुछ पैसे रख रहा है और कुछ पैसे डिपॉजिटर को दे रहा है, मतलब लेंडर को दे रहा है उसकी इनकम के फॉर्म में। और ये जो पैसा, ये जो इंटरेस्ट इन्होंने बैंक ने अपने पास रखा है, ये बैंक की सबसे बड़ी इनकम होती है। ये बैंक के लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स रहता है। इसलिए बैंक इतना रिस्क लेकर दूसरों के पैसों को अपने पास रखता है, क्योंकि बैंक भी उससे कमाई कर रहा है। आपको समझ आ गया लोन एक्टिविटीज क्या होती है, लोन एक्टिविटीज किस तरीके से चलती है? तो बैंक जो है मीडिएटर का काम करता है बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर विद सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ पैसा अपने पास रखेगा अपनी इनकम के लिए और कुछ पैसा जो है वो लेंडर को दे देगा उसकी इनकम के लिए। तो इसलिए बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ये फंक्शन करते हैं। आई होप
क्लियर हो गया है यहाँ तक? नेक्स्ट आप देखिएगा टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है केस स्टडीज। हम कुछ इसमें करेंगे जो हमें मदद करेगा समझने के लिए कि क्रेडिट या लोन जो है वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स दे सकता है। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसा या लोन पे लिया हुआ जो आपका पैसा है वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हो सकता है, देखिए किस 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 सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वो आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। आप अगर लोन को प्रॉपर टाइम पे रीपे कर पाए हो तो वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे नहीं रीपे कर पाए तो क्या होगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अभी आपको जो वापस करना है लोन वो तो करना ही है, लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं सप्लीमेंट हो रही तो आपको उस प्रीवियस लोन को वापस करने के लिए हो सकता है एक फ्रेश लोन लेना पड़े। तो आप दो लोन के चक्कर में पड़ जाएंगे। उस क्रेडिट सिचुएशन में आपके लिए जो सिचुएशन है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है आपके लिए वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। दो केस स्टडीज इसमें हम डील करेंगे, एक है सलीम की और एक है स्वप्ना की। देखते हैं सलीम के साथ क्या होता है। इट इज द फेस्टिवल सीजन ऑफ 2 months, 2 महीने का जो है फेस्टिवल सीजन है। मैं इसके पहले जो हाइलाइट्स है उनको मार्क कर देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। फ्रॉम नाउ शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ लार्ज ट्रेड टाउन फॉर 3000 शूज पेयर बनाने हैं उसने, और उसको 1 महीने के टाइम में ये डिलीवर करने हैं। देन टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम के पास दो ऑप्शंस है। सलीम हैज टू हायर, ऑब्वियस सी बात है उसको एक्स्ट्रा लेबर भी हायर करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि स्टिचिंग करनी है, पेस्टिंग करनी है, तो उसमें टाइम लगेगा। 3000 पेयर ऑफ शूज बनाने हैं तो उसे लेबर वगैरह जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। अब ही हैज टू परचेज द रॉ मटेरियल, वो अपने जो पैसों की डिमांड है, अपनी क्रेडिट वो किस तरीके से अपने लिए अवेलेबल करवाएगा। दो ऑप्शन है उसके पास। he has to purchase the raw material. To meet these expenses, Salim obtains loans from two sources. दो sources से लोन ले रहा है। First, he asks the leather supplier to supply leather now and promises to pay him later. Secondly, he obtains the loan in cash from large trader in advance payment for 1000 pair of shoes with the promise to deliver the whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver the order and make good profit and repay the money that he had borrowed. तो क्यों इसके लिए पॉजिटिव रहा सलीम के लिए? सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है जिसको कि फेस्टिव सीजन, जैसे आपने देखा ना क्रिसमस के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, ईद के टाइम पे बहुत सारी शॉपिंग होती है, तो शूज का एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिसमें इसने 3000 पेयर ऑफ शूज की प्रोडक्शन करनी है। इसके लिए इसे लेबर की जरूरत भी पड़ेगी, रॉ मटेरियल की जरूरत भी पड़ेगी। तो सलीम ने दो सोर्सेस से अपने लिए क्रेडिट की अरेंजमेंट की है, पैसों की अरेंजमेंट की है। कैसे की है? फर्स्ट केस में उसने जो लेदर का सप्लायर है उसको कहा है कि आप मुझे रॉ मटेरियल अभी दे दो, जब मेरा ऑर्डर पूरा हो जाएगा और मैं ऑर्डर डिलीवर करूंगा उसके बाद जब मेरी जो भी वो आएगी, पेमेंट आएगी, तो उसमें से मैं आपको पे कर दूंगा। दूसरा क्रेडिट उसने अवेलेबल करवाया है जो जिसने उसको ऑर्डर दिया है, जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जो बड़ा ट्रेडर है जिसने उसको ऑर्डर दिया है, उसने उसको कहा है कि 3000 पेयर ऑफ शूज की जगह आप मुझे 1000 शूज की पेमेंट अभी कर दो, उस पेमेंट से मैं बाकी का ऑर्डर पूरा करूंगा और बाद में जब पूरा ऑर्डर आपको दे दूंगा तो बाकी के 2000 शूज की पेमेंट आप मुझे तब कर देना। तो क्रेडिट सिचुएशन बड़े आसानी से यहाँ सलीम को मिल भी गया, और क्योंकि उसने टाइमली ऑर्डर भी पे कर दिया तो उसे जो है लोन उसने वापस कर दिया टाइम पर, और बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट बनाया है उसने इस सिचुएशन से। इज इट क्लियर? ये सिचुएशन थी पॉजिटिव सिचुएशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन जो कि स्वप्ना के लिए एक डेब्ट ट्रैप बनकर रह गया। स्वप्ना ने क्या किया? स्वप्ना, अ स्मॉल फार्मर, ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 acres ऑफ लैंड. She takes the loan from the money lender
to meet the expense of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. स्वप्ना जो है एक 3 एकड़ की जमीन पर ये अपना खेती बाड़ी का काम करती हैं और स्वप्ना ने जो है एक मनी लेंडर से जो है कुछ उधार लिया है इस उम्मीद से कि जब उनकी फसल आ जाएगी तो वो ये पैसे वापस कर देंगी. Midway through the season, the crop is hit by the pest and the crop fails. Though Swapna sprays her crops with expensive pesticide, it makes little difference. She is unable to repay the money lender and the debt grows over the year into the large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. अब इस situation में क्या हुआ है कि फसल में बीच में ही कोई बीमारी लग गई. उन्होंने स्वप्ना ने जो है उसमें काफी सारे पेस्टिसाइड्स भी डाले, दवाइयां भी छिड़की, लेकिन उनकी फसल जो है वो फेल हो गई. अब इसमें क्या हुआ, एक तो फसल फेल होने का नुकसान, क्लियर, कोई पैसा आएगा ही नहीं. दूसरा, मनी लेंडर से जो पैसे बोरो किए हुए हैं उसका बर्डन. अब अगले साल क्या हुआ है, अगले साल उसकी फसल तो ठीक रही और फसल से उनको इनकम भी हो गई, लेकिन उस इनकम के होने या ना होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पिछले साल की फसल का नुकसान, मनी लेंडर को जो लोन लिया है उसको वो वापस पैसे करने हैं. तो इस साल आप समझो कि उनको कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि ये पैसा तो जो है वो पिछले साल का लोन देने के लिए निकल गया और इस साल भी फ्रेश लोन तो लिया होगा ना दोबारा कल्टीवेशन करने के लिए. तो एक लोन जो है वो आपको नेगेटिव सिचुएशन में फंसा सकता है और एक लोन क्लियर करने के लिए लोग अक्सर दूसरे, तीसरे, चौथे लोन पर चले जाते हैं जिससे कि वो लोन के डेप्ट ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं. तो इस पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि क्रेडिट सिचुएशन जो है वो आपकी पेमेंट ऑफ द लोन की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी कि आप अगर टाइमली रीपे कर पाए तो आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन हो जाएगी, अगर आप उसे नहीं रीपे कर पाए तो आपके लिए सिचुएशन नेगेटिव हो जाएगी. आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे.